पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज साल 2025 का अंतिम दिन तो नहीं है, आज 30 दिसंबर है, मतलब अंतिम एक दिन बचे हैं और हम बिहार की बात करेंगे। 2025 के नवंबर महीने में नई सरकार का गठन हुआ। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, नई सरकार के बनने के बाद कुछ ऐसा करिश्मा नहीं हो गया है जिससे यह साबित हो कि बिहार के विकास का रोड मैप सामने आ गया है या हम बहुत लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। सरकार जैसे पहले चलती रही है वैसे ही सरकार चल रही है और सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। समस्याएं हैं। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, कब लौटेंगे पता नहीं। हम बिहार की बात में बिहार के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं। देखिए, बिहार की औद्योगिकीकरण की बात हो रही है, चीनी मिल खोले जाने की बात हो रही, अच्छी बात है और इससे बिहार में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उद्योग का माहौल बनेगा और कहा जा रहा है चीनी मिल तो खुल ही जाएंगे, यह तय है। लेकिन आप सोचिए, बिहार में जब शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने थे तो किस तेजी से एथेनॉल प्लांट खुले थे, बहुत ही तेजी से कई एथेनॉल प्लांट खुले। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि गुजरात में लगे नए प्लांटों के चक्कर में बिहार में खुले एथेनॉल प्लांट पर गंभीर संकट मंडरा गया है। जो फिक्स्ड या यह कहें कि जो गारंटेड ऑर्डर थे उसमें आधे की कटौती कर दी गई है। मक्का बिहार से गुजरात जाएगा उनके प्लांट के लिए और बिहार के प्लांट के लिए ऑर्डर में कटौती हुई है। इसका परिणाम यह निकला है कि साल के 6 महीने बिहार में खुले एथेनॉल प्लांट बंद रह सकते हैं। कई एथेनॉल प्लांट बंद होने शुरू हो गए हैं और इस दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के दूसरे नेताओं ने केंद्र से बातचीत भी की थी, लेकिन समस्या सुलझा नहीं। सवाल यह पैदा होता है कि इन मुद्दों को कौन उठाएगा। देखिए, जब बात हम करते हैं सरकार की, जब हम बात करते हैं बिहार में नई सरकार की राजनीति की, तो चर्चाएं किस बात की हो रही है? चर्चाएं हो रही है इस बात की कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राज्यसभा का चुनाव होगा तो कौन राज्यसभा जाएगा, कौन राज्यसभा नहीं जाएगा। लेकिन इसके इतर बिहार के जो मुद्दे हैं, अब देखिए, बिहार के वो छात्र, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें पढ़ने वाले छात्रों को 4 लाख रुपयों तक की सहायता मिलती है। तो कॉलेजों को इस योजना के तहत छात्रों का दाखिला लेना होता है, उन्हें पढ़ाना होता है। लेकिन पिछले कई महीनों से बिहार सरकार ने राशि निर्गत नहीं की है। अब पैसे नहीं है, कारण क्या है, अफसरशाही, ये नहीं पता। इसके कारण पूरे देश में इस योजना के तहत पढ़ने वाले जो छात्र हैं, वहां शैक्षिक संस्थानों में हाहाकार मचा है। कई कॉलेजेस जो हैं वह बिहारी छात्रों को अल्टीमेटम दे रहे हैं। कई कॉलेजेस जो हैं अपनी छुट्टियां आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी संकट है। छात्र से पैसा नहीं मांग सकते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख कर दे रखा है और यदि पैसे नहीं आएंगे तो स्टाफ को पैसे कहां से मिलेंगे, बाकी खर्चे कहां से होंगे। लेकिन ये जो बुनियादी मुद्दे, और भी कई विभागों में भुगतान का संकट, खतरा पैदा होता दिख रहा है। देखिए, सरकार ने न्यू लेबर लॉ लाया, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए 7 तारीख को वेतन सुनिश्चित करने को कहा गया, लेकिन सरकारी महकमे में इन जो कुव्यवस्थाएं हैं उन्हें कौन देखेगा। तो तेजस्वी यादव गायब हैं, सवाल तो उन्हें ही पूछना था। हाँ, प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर ने बिहार को अभी नहीं छोड़ा है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी प्रशांत किशोर पटना में ही है। 2 दिनों पहले उन्होंने छात्र वाहिनी या युवा वाहिनी की बैठक की थी, जो उनका संगठन है, और वे इस बात के लिए तैयार दिखते हैं कि 15 जनवरी से वह नए सिरे से बिहार में आवाज बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों को ही बिहार की आवाज बनना है। कौन मजबूत आवाज बनेगा और कितनी तेज आवाज से बिहार की बात करेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर को नतीजे मिले नहीं, प्रशांत किशोर को वोट भी कम आए। लेकिन क्या यह हम माने कि जिस तरीके से स्पेस खाली करते जा रहे हैं तेजस्वी यादव, उसमें प्रशांत किशोर के लिए आगे की संभावनाएं भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ अनबन की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी
प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात। तो बिहार के मुद्दों को उठाने वाला कौन होगा अब नए साल में? यदि आपने कसौटी पर सरकार को नहीं कसा तो सरकार तो यूं ही चलती रहेगी और फिर बिहार जैसा था वैसा ही रहेगा। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने पहले दिन जब नतीजे आए थे उसके बाद जो हम लोगों ने चर्चा की थी, हम लोगों का थ्रस्ट इस बात पर था कि इस सरकार को कोई हनीमून पीरियड नहीं मिल सकता है बिल्कुल। और मिलना भी नहीं चाहिए। जो सरकार 20 साल से चल रही है उसको, जो मुख्यमंत्री लगातार 10वीं बार शपथ ले रहे हो, लगातार तो नहीं, बीच का एक मान लीजिए कि गैप, एक बार का अपवाद छोड़ दें जब जीतन राम मांझी हुए थे, तो जब जब जो लगातार इतनी बार से मुख्यमंत्री हैं, जिनकी सरकार है, उनको हनीमून पीरियड नहीं दिया जा सकता है। उनको पहले दिन से उनसे सवाल पूछना होगा, क्योंकि उनकी नीतियों की कंटिन्यूटी ही होने वाली है, निरंतरता ही होने वाली है। जो नीतियां चल रही हैं, जो सरकार चल रही है, उसको आगे और बेहतर करना है। उनको ऐसा नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी सजानी है, मंत्रियों को ट्रेन करना है या सरकार का कोई एक ढांचा सिस्टम बनाना है, वो ऑलरेडी इन प्लेस था। तो उनसे तो पहले दिन से सवाल पूछा जाना चाहिए था, पहले दिन से। ये जो आपने ये एक ऐसे गंभीर संकट की ओर आपने इशारा किया है, जिसको लेकर के हमारी दिल्ली में कई लोगों से बात हुई सरकार बनने के बाद से, और तमाम लोगों ने कहा ज्ञानेश्वर जी कि 31 मार्च तक तो कोई नया काम नहीं होगा। हमने पूछा कि भाई नया काम नहीं होगा तो पुराने कामों में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पुराने काम चलते रहेंगे। तो फिर उस पर लोगों ने चुप्पी साध ली। पुराने काम के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है, वेतन भत्ता पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे की कमी हो गई है, और आपको लोन की जो सर्विस देनी है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि हर महीने आप 63 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज चुकाते हैं लोन का। तो आपको जो आपने लोन लिया उसकी सर्विस करनी है, इस्टेब्लिशमेंट का जो कॉस्ट है, स्थापना का खर्च, वो आपका रुक नहीं सकता है। और आपके पास फिर इसका नई योजना तो नहीं शुरू कर सकते हैं। आपको इन योजनाओं में भी समस्या है, जो आपने बता दिया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं जमा हो रहे हैं, तो वो जहां जिस अकाउंट में जाने हैं कॉलेजेस के, वो नहीं जा रहे हैं। इस तरह की तमाम समस्याएं सामने आ जाएंगी। इसका कारण ये है क्योंकि सरकार एक मोटे अनुमान के मुताबिक अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, उसका जो लिमिटेशन था उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है। जो वित्तीय घाटा जितना तय किया गया था, 6% या 7%, जो भी वित्तीय घाटा तय किया गया था, उससे कई गुना ज्यादा हो चुका ऑलरेडी। क्योंकि एक तो 15,000 करोड़ रुपया जो 10,000 रुपए वाली स्कीम में ही चले गए सरकार के, और अभी जाने ही है, उसमें 15,000 करोड़ रुपए तो चले गए, जाना है। तो 15,000 करोड़ रुपया 3 लाख करोड़ के बजट वाले स्टेट में तो बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत बड़ी रकम होती है। ये आप एस्टेब्लिशमेंट से नहीं काट सकते हैं, ये लोन सर्विस से नहीं काट सकते हैं। ये आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का रखा है या जो दूसरी लोक कल्याण की योजनाएं हैं, उन्हीं में से आप पैसा निकालेंगे। यही स्थिति बगल के झारखंड में भी है। और जिन 15 राज्यों ने ज्ञानेश्वर जी इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं, सबके सामने ये संकट है। बिहार के सामने तो और बड़ा संकट है, रेवेन्यू का संकट है। एडमिनिस्ट्रेशन का भले संकट नहीं हो, लेकिन रेवेन्यू का संकट तो हमेशा, रेवेन्यू का डेफिसिट स्टेट है वो। तो ये समस्याएं आनी थी और वो आ गई, पहले ही महीने में आ गई, दिखने लगी। और पहले महीने से नेता प्रतिपक्ष गायब है। अपने को नेता प्रतिपक्ष चुनवाने में जो जल्दी उन्होंने दिखाई, वो तो एकदम लाइटनिंग स्पीड से उन्होंने अपने को बिजली की गति से चुनवा लिया नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष की जो एक जिम्मेदारी होती है, ये उन्होंने, उसका ध्यान नहीं है उनको। और कोई भी नहीं है उनके तरफ देखने के लिए, उनकी पार्टी के तरफ से। जब वही नहीं है तो उनकी पार्टी के तरफ से कौन देखेगा? और देखिए अजीत जी, जब ये बात हम लोग करते हैं तो उनके समर्थक कहते हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है, नीतीश कुमार को चुना है, भुगतो, जब थक जाओगे तो हम आएंगे। तो देखिए, ऐसे तो राजनीति नहीं होती है और ऐसे विपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी नहीं होता है। तो यही संकट है, असली संकट कांग्रेस के सामने भी यही है, आरजेडी के सामने भी यही है। ये लोग ये मान के चलते हैं कि सामने वाला गलती करेगा तो हम आ जाएंगे, हम तो नेचुरल क्लेमेंट है सत्ता के। हम पहले भी बता चुके हैं आपको कई बार कि एक महिला नेता कांग्रेस पार्टी की, जो अब चली गई दूसरी पार्टी में एमपी थी, है अभी, उनका कहना, उन्होंने कहा था एक बार हमको कि कांग्रेस कभी विपक्ष में नहीं रहती है। बिल्कुल, कांग्रेस सत्ता में रहती है या सत्ता के इंतजार में रहती है। तो वही स्थिति आरजेडी की है कि आरजेडी 15 साल सत्ता में थी और उसके बाद अब 15 साल से 20 साल से सत्ता के इंतजार में बैठी है। अपोजिशन वाला गुण ही नहीं आया आरजेडी में कि अपोजिशन में कैसे एक्टिंग, एक मतलब काम किया जाता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है ज्ञानेश्वर जी, वो सत्ता में रह के भी, वो इतने समय तक, लंबे समय तक अपोजिशन में रही है कि सत्ता में रह के भी अपोजिशन के टाइप से काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता में रह के भी अपोजिशन की तरह करती है, सड़क पर रहती है, जो विपक्षी पार्टी है उनको अटैक करती है, अपनी योजनाओं का प्रचार करती है। ऐसा लगता है कि जैसे वही अपोजिशन है। तो ऐसे में आप कैसे टिकिएगा जब आप लड़ नहीं, आप में अपोजिशन की तरह लड़ने का गुण नहीं आएगा। तो ये गुण प्रशांत किशोर में है, और प्रशांत किशोर में ये गुण है। हम लोग पहले दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये मुद्दे को पहले दिन से उठाएंगे, लेकिन अब आपने कहा कि 15 जनवरी से उठाएंगे,
हालांकि मीडिया स्पेस में, जो सोशल मीडिया का स्पेस है, मीडिया के स्पेस में उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और हमने जिन फंडामेंटल्स को लेकर के अपनी पार्टी बनाई है, उन फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे बुनियादी सिद्धांत, प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे बुनियादी सिद्धांत बिल्कुल सही हैं। हो सकता है कि कुछ ऑपरेशनल चेंजेस की जरूरत हो सकता है कुछ टेक्निकल चेंजेस की जरूरत हो, वो हम करेंगे। उन्होंने कहा, उनके शब्द थे कि हम बहुत स्टबर्न नहीं है, बहुत जिद्दी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। हमारे फंडामेंटल्स ठीक हैं, उन पर उनके हिसाब से कुछ टेक्निकल और ऑपरेशनल चेंजेस करने होंगे तो हम करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने जो मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों में हमको कोई कमी, कोई खराबी नहीं दिख रही है। मुद्दे ये थे, है कि इसमें क्या, ठीक ही बात कह रहे हैं ना वो, कि भाई 2004 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2005 में, तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे निरक्षर, सबसे ज्यादा पलायन वाला राज्य था। और उनके 20 साल के सत्ता में काफी बदला है, बिहार में बहुत चीजें चेंज हुई है। चूंकि 15 साल के जो जनता दल और राजद का राज था, उसमें इतना खराब हुआ था बिहार की, उसके बाद नीतीश कुमार तमाम चीजें ठीक करने के बावजूद बिहार आज भी सबसे पिछड़ा राज्य है। प्रति व्यक्ति इनकम से लेकर के, रोजगार से लेकर के, और गरीबी के पैमाने से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, पलायन तक में सबसे पिछड़ा राज्य। अगर ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो इसमें क्या चेंज करना है? ये तो सही बात कह रहे हैं कि ये आज समस्या है, और हम इस बात को, इसी के लिए लड़ेंगे कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, गरीबी कैसे दूर होगी, पलायन कैसे रुकेगा, शिक्षा कैसे सुधरेगा। इन मुद्दों को लेकर के वो जाएंगे। तो इन मुद्दों में बुनियादी रूप से कोई कमी नहीं है, ये मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों पर होने वाली राजनीति अल्टीमेटली सत्ता में ले आएगी। ये नहीं हो सकता है कि अगर आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग ये सोच करके बैठे रहेंगे कि नीतीश कुमार से कोई ना कोई गलती होगी, या नीतीश कुमार असक्त हो जाएंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे, कुर्सी से हट जाएंगे, बीजेपी का कोई आने वाला होगा तो उसके खिलाफ माहौल बनेगा, या कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ एनडीए में गड़बड़ी होगी, उनमें झगड़े हो जाएंगे, प्रशांत किशोर, माफ करिएगा, चिराग पासवान का हो जाएगा या उपेंद्र कुशवाहा का हो जाएगा, उससे हम जीत जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता है। क्योंकि उधर तो इस तरह के प्रयोग चलते रहते हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे तब भी एनडीए जीत गई, जब चिराग पासवान नहीं थे तब भी एनडीए जीत गई। तो उस तरफ मत जाइए कि वहां कौन हटेगा और कौन आ जाएगा तो क्या चेंज होगा, उससे कोई चेंज नहीं होगा। आपको लड़ के, अपना पॉजिटिव एजेंडे पर लड़ के और सत्ता की तरफ बढ़ना है, वो आरजेडी नहीं बढ़ रही है। प्रशांत किशोर का एजेंडा क्लियर है, उनकी दृष्टि क्लियर है, और ये भी स्पष्ट है कि उनमें मेहनत करने की क्षमता है, और उन्होंने ये कहा कि हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। यह भी है कि बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने, देखिए पिछला चुनाव तो याद ही है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने लड़ा था, और 2 मई दीदी गई का जवाब प्रशांत किशोर की रणनीति ने दिया था। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने प्रशांत किशोर को आने के लिए कहा, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह संदेशा भिजवाया कि यदि हम बंगाल में दिखेंगे तो बिहार में संदेशा खराब जाएगा, मुझे बिहार में ही रहना आवश्यक है, और आपके साथ वैसे लड़के, मतलब वह टीम, अब प्रशांत किशोर उनसे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन पुरानी टीम तो प्रशांत किशोर की ही है, कि आपके साथ काम कर ही रहे हैं, आप लड़िए, और देख ही रहे हैं कि बंगाल 2026 किस तरीके से तीखा होता जा रहा है। अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, और यदि बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है तो जवाब में महाकाल का मंदिर बनाने का ऐलान भी ममता बनर्जी को करना पड़ रहा है। देखिए, ये पॉलिटिक्स जो पिछली बार प्रशांत किशोर ने उनको गाइड किया कि जय श्री राम बोलेंगे तो आप जय मां काली बोलिए, और काली मंत्र, काली की पूजा करिए, काली के मंत्र का पाठ करिए, आपको मातृशक्ति बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण है, वहां शक्ति की पूजा होती है, तो वही कर रही है। कल उन्होंने देश के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर का शिलान्यास किया है, दुर्गा आंगन जिसको कह रही है, 263 करोड़ रुपए में बनेगा दुर्गा आंगन। अब स्थिति ये आ गई कि अग्निमित्र पॉल बीजेपी की एमपी हैं, उन्होंने कहा कि मंदिर बनवाना सरकार का काम नहीं है। ये आप तो बनवा रहे हैं बिहार में मंदिर 1000 करोड़ लगा करके, सरकार ही बनवा रही है, तो वहां कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने वो नब्ज पकड़ी हुई है जो बंगाल की नब्ज है। उन्होंने वो जगन्नाथ धाम बनवाया दीघा में, जो कि चैतन्य महाप्रभु का बड़ा असर है और श्री कृष्ण का एक असर है, तो उस असर में वहां पिछले 7 महीने में 1 करोड़ लोग गए, और वो अब सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर बनवा रही है, और सबसे बड़ा महाकाल का मंदिर बनवाएंगी वो वहीं सिलीगुड़ी में, और ये न्यू कोलकाता टाउन में करा रहे हैं, न्यू कोलकाता टाउन। तो वो अपना उनको कोई ना कोई तो गाइड कर ही रहा है, जो वो बता रहा है कि जो वैष्णव बनाने की जो प्रयास है, वैष्णव बनाने का जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, उसको आप काउंटर कर सकते हैं हिंदू धर्म की डाइवर्सिटी से। बंगाल उस डाइवर्सिटी वाला है जहां शक्ति की पूजा होती है, शिव और शक्ति की पूजा होती है, तो वो राजनीति वो कर रहे हैं। और ये ठीक बात है कि प्रशांत किशोर की आईपैक की टीम के साथ उनका एग्रीमेंट था,
2026 इस चुनाव तक एग्रीमेंट है, 26 के चुनाव तक वो अपना कर रहे हैं, वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो वहां नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी नजर है कि तमिलनाडु में जो इनका इन्होंने काम लिया हुआ है अपने हाथ में, विजय का काम इनके हाथ में है। जो सुपरस्टार थलपति विजय हैं, जिन्होंने टीवी के पार्टी बनाई है, और एक बार कहा भी था उन जब टीवी के एक कार्यक्रम में गए थे प्रशांत किशोर, तो उन्होंने कहा था कि अगले साल तक, इस साल तक, अभी तक तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय बिहारी MS धोनी है, लेकिन अगले साल चुनाव के बाद सबसे लोकप्रिय बिहारी प्रशांत किशोर होगा। ये बात वो कह के आए थे वहां उस कार्यक्रम में। तो उसका मतलब यही था कि वो विजय की जीत सुनिश्चित करेंगे और अपने आप लोग प्रशांत किशोर को जानेंगे। भाई प्रशांत किशोर तो चुनाव नहीं लड़ते हैं ना राजनीति करते हैं वहां चुनाव, तो प्रशांत किशोर चुनाव तो बिहार में भी नहीं लड़े, तो उनको उस तरह से तो नहीं जानेगा लोग, लेकिन लोग जान जाएंगे। जैसे लोग उनको महाराष्ट्र में जानते हैं, जैसे लोग उनको दिल्ली में जानते हैं, उत्तर प्रदेश और बंगाल में जानते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जानते हैं, वैसे तमिलनाडु में भी लोग जान जाएंगे उसी लोकप्रियता। तो ये एक बड़ी बात थी। अभी जो माहौल बन रहा है, हमको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी वहां काम कर रही है। विजय जिस अंदाज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अभी उन्होंने अपनी एक आखिरी फिल्म, अभी उन्होंने फिल्म से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट किया, और उस एक जो फिल्म उनकी आ रही है उसका जननायकन, या जो जननायक करके ही जो हिंदी में कहेंगे उसको, उसी नाम की फिल्म है। मलेशिया में उन्होंने उसका म्यूजिक रिलीज किया और 1 लाख आदमी जुटा था। ज्ञानेश्वर जी, मलेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ कि 1 लाख आदमी विजय के कार्यक्रम में जुटा। तो विजय को के चुनाव की रणनीति प्रशांत किशोर बना रहे हैं। और विजय की स्थिति, आज ही एक खबर पढ़ी कि हमने पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम विजय की पार्टी में जा सकते हैं। जयललिता की दोस्त थी वीके शशिकला, उनके जो भतीजे हैं टीटीवी दिनाकरन, वो भी जा सकते हैं विजय की पार्टी में। तो इसका मतलब कि विजय की पार्टी कोई फ्रिंज एलिमेंट की तरह नहीं लड़ रही है, वो एक बड़ी ताकतवर फोर्स के तौर पर लड़ेगी। प्रशांत किशोर की सफलता होगी अगर वो वहां असेंबली हंग हो जाती है, विजय की शक्ति आ जाती है कि उनके बिना सरकार नहीं बने, या तो वो मुख्यमंत्री बने या उनके बनवाई कोई मुख्यमंत्री बने। तो ये एक चुनाव रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक के तौर पर प्रशांत किशोर अपने को रिडीम कर लेंगे। अपने को जो उन्होंने गंवाया है बिहार में, वो तमिलनाडु से उनको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा उनकी पॉलिटिक्स का भी और बिहार की पॉलिटिक्स का भी। अप्रैल मई तक हम लोग को इंतजार करना है। अगर वहां विजय, जैसा अभी हमको दिख रहा है कि विजय का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा, जीरो से शुरू होने वाली पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और वो उसके परफॉर्मेंस से अपने इनका जो कॉन्फिडेंस गया है, जो ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि भाई इतने बड़े चुनाव रणनीतिकार थे तो कैसे ऐसी बुरी हालत हुई चुनाव में, तो वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। वो एक बड़ा माइलस्टोन होगा। कांग्रेस की भी नजर उन पर होगी। जो आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात या बातचीत वाली बात, तो कांग्रेस भी इस पर देखेगी कि अब देखिए, एक नेता के तौर पर प्रशांत किशोर बिहार में सफल नहीं हुए, लेकिन अभी तक चुनाव रणनीतिकार के तौर पर उनकी सफलता का रिकॉर्ड 90% से ऊपर है जी। तो अब ये देखा जाएगा कि चुनाव रणनीतिकार के तौर पर अगर वो तमिलनाडु में सफल होते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी उनका इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस के साथ उनके बहुत क्लोज फिर बॉन्डिंग होगी, चूंकि आगे के चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी हो या प्रशांत किशोर हो, प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में यह तो समझ ही गए ना कि ठीक है मैं हार गया, बहुत बुरे तरीके से हारा, लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को ही मैंडेट क्यों दिया? क्योंकि देखिए, मुकाबला, लड़ाई तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में हुई, तो भय कहां था और सुरक्षा कहां थी, इस बात का एहसास तो प्रशांत किशोर ने किया। और फिर कांग्रेस भी समझ रही है कि हम आरजेडी के साथ कितने सुरक्षित हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना पीछे छूट जा रहे हैं, क्यों कोई नई जमात नहीं जुड़ रही। और पिछले दिनों आप बता ही रहे थे कि जिस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य उनके नए सलाहकार बने हुए हैं राहुल गांधी के लिए, तो दीपांकर भट्टाचार्य को भी बिहार की सबसे अधिक समझ है। और नए वोट बैंक को जोड़ना ही तो विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में। लगातार संघर्षशील होना, मुद्दों को उठाना। अभी हमने कहा ना, एथनॉल प्लांट, गुजरात के लिए बिहार के एथनॉल प्लांट को बंद कराए जा रहे हैं। जो गारंटेड ऑर्डर थे उसे आधा कर दिया गया। बताइए, आप बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं और जो नया प्लांट लगा वो बंद होने लगे। बिल्कुल, तो ये बात प्रशांत किशोर, अभी हम चुनाव के बाद के भी इंटरव्यूज हमने उनके देखे, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जिस दिन नीतीश कुमार की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, उसके बाद का एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार के लोगों ने इतनी ताकत दी है, तो बिहार के मुख्यमंत्री जाकर के प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं। उनकी बात ये होनी चाहिए है कि नीतियां ऐसी बने कि
गुजरात में प्लांट लगे न लगे, बिहार में प्लांट लगे, बिहार में कल बिल्कुल। कारखाने लगे, बिहार में उद्योग धंधे लगे हैं। ये प्रशांत किशोर ने कहा। इसका वो हमेशा इस बात को लेकर के सबसे ज्यादा मुखर होते हैं। आरजेडी के लोग इतने मुखर नहीं होते जितने प्रशांत किशोर मुखर होते हैं कि प्लांट जब आपको लगाना होता है तब आप गुजरात में लगाते हैं, और तारीफ करनी है तो बिहार के लोगों की आकर के करके जाते हैं, बिहार की करके जाते हैं, वोट बिहार से चाहिए। तो ये प्रशांत किशोर का मुद्दा है। वो तमाम अपने जो मुद्दे, जिन मुद्दों पर वो चुनाव में गए थे, उनसे ये भी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपको पता है, ये आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपए दे करके लोगों ने वोट लिया। बोले कि हम उनके पास भी जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार की जनता या मतदाता बिक गए। उन्होंने कहा कि जाने अनजाने में बिहार के जो लोग उस जाल में फंसे हैं, हम उनके पास भी जाकर के उनका हित समझाएंगे उनको। तो उनकी एक योजना है, उनके पास एक प्लानिंग है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है, उनके पास मुद्दे भी हैं, और एक संभावना जो हम देख रहे थे तमिलनाडु के चुनाव के बाद, उस पर काम होगा। चूंकि आपने कही दिया कि वो बंगाल नहीं जाएंगे, प्रशांत किशोर, और असम में हाथ नहीं डालना है उनको, केरल में हाथ नहीं डालना है उनको, तमिलनाडु में अपना जो वो कर रहे हैं सो वो करेंगे। और उसके बाद अगले साल मतलब 27 में 7 राज्यों के चुनाव है। उन राज्यों के चुनाव में कई हैं जहां पहले वो काम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में वो काम कर चुके हैं, पंजाब में वो काम कर चुके हैं, गुजरात में वो काम कर चुके हैं। तो इन सब राज्यों में 27 में चुनाव है। तो उस समय वो एक्टिव होंगे, और कांग्रेस को उस समय उनकी जरूरत होगी एक रणनीतिकार के रूप में भी और एक साझेदार के रूप में भी। तो वहीं अगर साझेदारी, देखिए बिहार के लोगों को, बिहार के 38% लोगों को अगर ये समझ में आ गया कि तेजस्वी यादव नहीं हरा सकते भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब लड़ाई तो है नहीं जेडीयू से। भले संजय झा कहें कि जेडीयू 100 साल तक सेवा करेगी बिहार की जनता की और 100 साल तक राजनीति करेगी, और उन्हीं के कहे बात को उड़ीसा में नवीन पटनायक ने दोहराया कि बीजू जनता दल 100 साल तक जनता की, उड़िया जनता की सेवा करेगी। लेकिन हमको कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर उस तरह से जेडीयू का नहीं दिख रहा है, अनलेस कि कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, कोई नेता आ जाए। तो राजनीति बीजेपी की है, और बीजेपी को हराने में अगर लोगों को लग गया कि तेजस्वी यादव कामयाब नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल कामयाब नहीं है, परिवार तो बिखर ही गया है उनका, तो फिर वो नया विकल्प खोजेंगे। वो विकल्प प्रशांत किशोर हो सकते हैं, वो विकल्प कांग्रेस, एक नया समीकरण। देखिए, जब हम लोग भी बहुत प्रयोग करते थे लैब प्रयोगशाला में, अब तो पता नहीं लैब बिहार में काम करता है कि नहीं, कई प्रयोग होते थे, एक में दूसरा मिलाइए, तीसरा मिलाइए, कुछ न कुछ बनेगा आपको। तो उस तरह के प्रयोग राजनीति में होते रहने चाहिए। क्या पता कि आरजेडी को आप छोड़ दीजिए और प्रशांत किशोर हो जाए, कांग्रेस पार्टी हो जाए, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाए, किसी मुकाम पर चिराग पासवान भी आ जाए, उपेंद्र कुशवाहा आए, कोई नया समीकरण बने और वो समीकरण फिर लड़े, उसमें कामयाबी मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी कैसे आई थी? जब वहां लोगों को लग गया कि कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा सकती है, तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना, और जब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस नहीं हरा पा रही थी तो फिर बीजेपी को लोगों ने चुन लिया। यह तो राजनीति होता ही है ना। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लोग विकल्प की तलाश करते हैं, और हम तो हमेशा किशन पटनायक की उनकी किताब का शीर्षक ही था कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया, बहुत विकल्प है। तो आपको विकल्प बनाने होते हैं। प्रशांत किशोर इसमें माहिर है। वो तो जब आप लालू यादव और नीतीश कुमार को साथ मिलाकर के, कांग्रेस को मिलाकर के 15 का चुनाव करवा दिया, तो नए समीकरण बनाना उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। और कांग्रेस को भी कई बार ऐसा होता है ना कि आपको डिस्ट्रक्ट कर देना होता है, जो जिस चीज को लेकर के आप चल रहे हैं और नहीं बन रहा है। हम लोग पजल्स में भी देखते हैं कि नहीं बन रहा है तो एकदम सबको हटा दीजिए और फिर क्लीन स्लेट से शुरू करिए, तो बन जाता है। कहीं आप अटक गए हैं, आरजेडी अटक गई है जाकर के, जो ये महागठबंधन है वो अटक गया है जाकर के। आपको नए प्रयोग करने हैं, तो हो सकता है कि उसको विखंडित कर देना पड़े, खत्म कर देना पड़े, और फिर नए सिरे से उसकी पुनर्रचना करना पड़े। तो वो काम प्रशांत किशोर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास आइडियाज हैं, उनके पास सलाहियात हैं, उनके पास अगर तब तमिलनाडु के चुनाव के बाद वापस से वो अपना कॉन्फिडेंस भी और लोगों का सम्मान भी, जो कई पार्टियों को लग रहा है कि अभी वॉच करो, इनको देखो कि ये कैसे बिहार में फेल हुए हैं, तो वो सब गेन कर लेंगे। और एक बार रिगेन करने के बाद फिर वो नए सिरे से असेंबल करके अपनी ताकत को इकट्ठा करके और चुनाव में अगले चुनाव की रणनीति बना सकते हैं। 29 और 30 29 और 30 दोनों का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। 29 का लोकसभा चुनाव अब तो आ ही गया, 3.5 साल रह गए, 1.5 साल तो बीत गया। अब लग रहा है कि अभी चुनाव हुआ 1.5 साल बीत गए, तो 1.5 साल से ज्यादा ही बीत गए। तो उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। 29 के चुनाव की तैयारी बीजेपी भी कर चुकी है। तो प्रशांत किशोर के पास नया समीकरण बनाने का, नया फॉर्मेशन करने का, नया गठबंधन बनाने का एक मौका होगा, और कांग्रेस उसमें एक हिस्सा बन सकती है। अब तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा संकट होगा, बड़ी समस्या की बात हो जाएगी, जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है किसी समय में, तो ये उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, और ये वो समय आ जाएगा, हमको लगता है बहुत जल्दी, ज्ञानेश्वर जी।
लोकसभा बिल्कुल, या बिल्कुल। राज्यसभा ये चुनाव जो का समय। अटकन है ना, आरजेडी का अटकन है ना, ये आरजेडी का अटकन कई मोर्चों पर है और आरजेडी में न कोई पारिवारिक संवाद रह गया है, न आंतरिक संवाद रह गया है, न बाह्य संवाद रह गया है। किसी को कुछ भी पता ही नहीं होता है कि पार्टी की नीति क्या है, पार्टी की रणनीति क्या है, आगे संघर्ष की योजना क्या है, आगे का रोड मैप क्या है और इससे बिहार को नुकसान हो रहा है, बिहार को नुकसान हो रहा है क्योंकि फिर तो सत्ता पक्ष अपने मद में रहेगा कि जो हम चाहेंगे वो करेगा, कुछ हो ना हो कोई पूछने वाला बचेगा ही नहीं बचेगा। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ी बात कही आपने, क्योंकि एक तो विधानसभा में अपोजिशन है ही नहीं। जी। विधानसभा में तो अपोजिशन नहीं है, क्या अपोजिशन, 40 लोग अपोजिशन के एमएलए हैं 202 के सामने। तो हम्म। विधानसभा में तो अपोजिशन बहुत कमजोर है, तो वहां तो बिल्कुल। आप लड़ ही नहीं सकते हैं। विधान हम्म। परिषद में और कमजोर हो जाएंगे, तो हम्म। वहां तो आप लड़ नहीं सकते। आपको लड़ाई तो जमीन पर लड़नी है, सड़क पर लड़नी है, और सड़क पर लड़ने वाला कोई भी नेता हमको आरजेडी में नहीं दिख रहा है। जी। तेजस्वी यादव नहीं लड़ सकते हैं सड़क पर उतर के, उनसे नहीं हो सकती है वो यात्रा। नहीं तो जो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो काम तो तेजस्वी यादव को करना चाहिए था। बिल्कुल करना प्रशांत चाहिए। किशोर प्रशांत किशोर के मुकाबले यंग हैं, उनसे कम उम्र है, उनकी काफी कम उम्र है प्रशांत किशोर से, और उनको करना चाहिए ये काम। तो वो नहीं जी। जा रहे हैं, न उन्होंने पहले भी नहीं किया, आगे भी वो हमको लगता नहीं है कि वो जमीन पर उतर करके लड़ाई लड़ने वाला काम वो करेंगे। और जनता के बीच में अभी जब तक उसके बीच जा करके कोई नहीं समझाएगा इस सरकार की कमियों को, तब तक तो जनता समझेगी कि सब ठीक है। उसको हम्म। बिहार सरकार की योजनाओं के पैसे आ रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे आ रहे हैं, और वो पैसा किस तरह से उसकी जेब से निकल के चला जा रहा है ये समझाने वाला भी कोई नहीं। बिल्कुल। भाई लोग खुश हैं कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो महिला सम्मान के पैसे मिल रहे हैं, तो इस योजना के पैसे मिल रहे हैं, वृद्धावस्था के पेंशन मिल रहा है। भाई ये पैसा मार्केट में महंगाई तो देखो कितनी है, तुम्हारे पैसे कहाँ चले जी। जा रहे हैं पता चल रहा है। और सवाल ये पैदा होता है ना, अजीत जी आपने कहा ना कि देखिए इन 20 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि बिहार बहुत पीछे छूटा हुआ है। मैं इंदौर गया था, मैं कहता हूं कि जब मुझे होटल से एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था और जब कैब वाला दिखा रहा था ये इन्फोसिस है, ये टीसीएस है, तो जैसे लगा कि मेरे सीने में कोई छुरा खंजर भोंक रहा है। और जब मुझे बिहार की याद आती, बिहार के लोगों को देश दुनिया की तरक्की से दूर रखा जाता है और कहा यह जाता है कि देखो इतना तो हमने कर दिया। हम और आप विवेचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश दुनिया में क्या आगे बढ़ रहा है, नोएडा में क्या बढ़ रहा है, गुड़गांव में क्या बढ़ रहा है, बेंगलोर में क्या बढ़ रहा है, उसको हम लोगों ने देखा है और समझा है, और कितने दिनों में बढ़ा है समझा है, यह भी समझा है। तो बिहार के लोगों को उस नजरिए से दूर रखने का प्रयास किया। यदि तेजस्वी यादव देश दुनिया घूम रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं, वहां की बातें लेकर क्यों नहीं गांव में जाते हैं कि देखो हमारा ये प्रदेश ऐसे भर गया, लेकिन हमने और सरकार ने आपको पीछे छोड़ रखा है। लेकिन यही यही तो ये तो उनके साथ बाधा है ना ज्ञानेश्वर जी। ये बात वो जा करके कहेंगे भी तो लोग यकीन नहीं करेंगे, ये उनके साथ बिल्कुल। असली समस्या है। इसलिए हो सकता है कि वो ना कहते हैं। हम्म। भाई वो कहते हैं कि वो उन्होंने कैसी बात कही थी, एक बताइए। आज हम लोग इतने दिनों से किसी ने पूछा नहीं कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। पूछना चाहिए था ना कि आप कैसे नौकरी, आप क्या, अब तो बताइए कि आप कैसे देते। आप दे दीजिए नीतीश कुमार को रोड मैप और उसी पर दीजिए कहिए भाई। नीतीश कुमार करें। हाँ। हाँ, कहिए कहिए कि भाई देश का भला हो। बिहार का क्या, पूरे देश के लिए आप करिए। अगर आपके पास कोई ऐसी योजना है कि हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो ये योजना तो देश भर में लागू होनी चाहिए। इस योजना को क्यों आप सीने में छुपा करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल। ये बताइए। तो वो ऐसी बातें करते हैं, उनको लग रहा है कि वो कुछ भी जाकर के कहेंगे तो जनता यकीन तो नहीं करेगी उनके ऊपर। लोग पूछने लगते हैं कि भाई अच्छा आप विकास करेंगे, आपकी तो हिस्ट्री ये रही है, तो आप उसको दूर करने का भी आपने कोई आप जतन नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की भी जब वो बात करते हैं तो कोई यकीन नहीं करता है कि आपसे नहीं होगा। ये यही जो संभावना है वो एक नए विकल्प के लिए दिखती है कि प्रशांत किशोर कहेंगे तो लोग उस पर यकीन करेंगे। अभी ये अलग बात है कि पिछली बार उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस खराब हुआ, लेकिन एक बात उनकी हमेशा सुननी चाहिए है, जो वो कहते हैं अभी भी हारने के बाद भी उन्होंने कहा कि हमने पढ़े लिखे लोगों को, आईएएस आईपीएस को, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस को, शिक्षकों को, प्रोफेसर्स को, वकीलों को, अच्छे लोगों को हमने टिकट दिया और वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगले चुनाव में हम बाहुबलिकों को और बालू और पत्थर के माफिया को चुनाव लड़ाने लगेंगे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि तब भी हम उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ाएंगे जिन लोगों को हमने पिछली बार दिया था। तो ये एक बड़ी बात है। और इस बार बहुत सारे लोग थे, हम मोतिहारी के कैंडिडेट के बारे में कह सकते हैं और कई जगह कैंडिडेट के बारे में लोगों ने कहा कि अगली बार देंगे, ही तो यंग है, या इस बार देख लेते हैं, इस बार आरजेडी को रोकना है, हम लोग अगली बार देंगे। उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स के बारे में लोगों ने ये बात कही है, जो यंग थे, 40 साल 50 साल के उम्र के लोग थे, बड़े डॉक्टर थे, तो उनके लिए संभावना बनी हुई है, दरवाजा बंद नहीं किया है लोगों ने। तो ये प्रशांत किशोर का गुडविल है, उनके कैंडिडेट्स ने गुडविल जनरेट किया है। अगर वो कैंडिडेट्स जिनको उन्होंने चुनाव लड़ाया था
उनको ले करके वो उस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, उस इलाके में वो लोग भी सक्रिय रहते हैं। हाँ, अगर वो छोड़ करके घर बैठ जाएं तो फिर तब तो अलग बात है, तब फिर दूसरी बिल्कुल बात। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर वो लोग भी एक्टिव रहते हैं जिन लोगों को प्रशांत किशोर ने लड़ाया था, और हम्म, प्रशांत किशोर खुद एक्टिव रहते हैं, तो बिहार के लोग जिस विकल्प की तलाश कर रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार 15 साल संघर्ष करके 94 से संघर्ष करते करते 10 साल के बाद 2005 में बने थे, उसी तरह से प्रशांत किशोर और उनके लोग भी 5 साल तो हो गया, 10-5 साल और संघर्ष करके जी, और एक विकल्प बिहार के लोगों को दे सकते हैं। हम्म, ये वो एक उनके उनमें संभावना है। आरजेडी के साथ एक समस्या है, क्योंकि वो अपने उनकी सारी राजनीति इसके इर्द गिर्द है कि हमारे पास 32% वोट है। तो अब हम्म, इसमें हम कैसे जोड़ेंगे? आप उस 32% वोट को रखना अब बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि उस 32% का बिल्कुल भी मोह बिल्कुल भंग हो रहा है आपसे। बिल्कुल। उसको नहीं लग रहा है कि आप चुनाव आप हरा पाएंगे या आप सत्ता में आ रहे हैं। देखिए, उनकी जो जाति है, उस जाति को भी सत्ता की आदत लगी हुई है। 15 साल बिहार में नीतीश कुमार माफ करिए, लालू यादव और राबड़ी देवी रहे, और उसके बाद 5 साल केंद्र में रहे। 1990 से 2009 तक तो सत्ता देखी है यादवों ने बिहार के। देखिए ना अजीत जी, इनके सारे तोप गोप, चाहे वह ललित यादव हो, सुरेंद्र यादव के बेटे हो, रीतलाल यादव हो, कौशल यादव हो, सारे तोप गोप। हम कह रहे तेज प्रताप यादव भी, ठीक है, हाँ, आप पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, लालू यादव के बेटे हैं ना, सारे तोप गोप चुनाव हार गए। हाँ, तो फिर अब उन लोगों को तो सत्ता चाहिए होगी, तो अब तक तो होते बिल्कुल। आ रहे थे। वहीं कहा कि हम्म, 2009 तक तो सत्ता थी आरजेडी की। भाई लालू यादव केंद्र में मंत्री थे, 25 एमपी था, तो एक तरह से राज ही था। नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हो गए तो राज तो था उनका। जी। तो 2009 तक आप 20 साल के राज के बाद अब कितने दिन अपोजिशन में रह के इंतजार करेंगे? और अब तो संदेश जो में लोग कोई जानता, संदेश में कहता था लोग कि अरुण यादव का किला है, उसे कौन ढाएगा। कोई चुनाव हाँ, तो लड़ने ढह को गया। तैयार नहीं होता था। और राधा चरण शाह कौन सा जातीय समीकरण, कैसे जातीय समीकरण टूटा और कैसे चुनाव जीत गए। हाँ, तो फिर अब यादव को भी ये एहसास हो गया कि इस समीकरण में हमारे हाथ में सत्ता नहीं आनी है। देखिए, बिल्कुल। ये हम हमेशा आपको पहले भी एक एग्जांपल दिए हुए हैं हरियाणा का, कि जाट जो है उसको सत्ता चाहिए है। जब हम्म, नहीं आ रही थी हुड्डा के जरिए, तो दुष्यंत चौटाला के जरिए आ गई। दुष्यंत चौटाला को पिछली बार हुआ ना, इस बार तो खैर हार गए। पिछले चुनाव में उनको नई पार्टी आई, 10 सीटें जीत गए, वो उप मुख्यमंत्री बन गए। तो सत्ता का सुख चाहिए है हर जाति को, और वो भी जो जाति सबसे ज्यादा आबादी है जिनकी, उनको सत्ता चाहिए है। तो वो लग जाएगा कि आरजेडी नहीं कर रही है तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर मुसलमान उनके साथ चले जाएंगे। तो बिल्कुल। कांग्रेस की राजनीति कर ही रही है मुस्लिम और दलित वाली। प्रशांत हम्म, किशोर अगर अपने आइडियाज के साथ, अपने एजेंडे के साथ डटे रहते हैं, कांग्रेस और दूसरे लोगों के साथ मिलकर नए समीकरण बनाते हैं, तो फिर एक नया विकल्प निकल सकता है, और ये फिर एक बड़ी चुनौती हो जाएगी तेजस्वी यादव के लिए। तो प्रशांत किशोर कितनी मेहनत करते हैं 15 जनवरी के बाद से, अपने हम्म, एजेंडे को लेकर के जाते हैं, उनके उम्मीदवार जो लड़े थे चुनाव, उनके साथ कितने लोग साथ में रहते हैं, इससे बहुत कुछ तय होगा बिहार की आगे की राजनीति का, और तमिलनाडु के नतीजे से भी बहुत कुछ तय होगा। तो देखिए बहुत कुछ तय होगा, मतलब चूड़ा दही के बाद बहुत कुछ होना है। तेजस्वी यादव ठीक से बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, या प्रशांत किशोर से आउट हो जाते हैं, क्योंकि विपक्ष की राजनीति भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है। और यदि विपक्ष मजबूत नहीं हुआ तो सरकार तो अपने मद में रहेगी, और फिर बिहार का विकास कैसे होगा, क्या होगा, यह सब भूल ही जाइए। जो सरकार चाहेगी वह करेगी, नहीं चाहेगी नहीं करेगी, क्योंकि बिल्कुल। पूछने वाला कोई होगा नहीं। इसलिए हम बिहार की बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।